हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल न्यू बिगनिंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस की। इसके पहले के लेक्चर में मैंने इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिस्कस कर लिया है। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिस्कस करने से पहले हम लोग कुछ फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में जान लेते हैं। फंडामेंटल फोर्सेस, तो आप लोग जानो फंडामेंटल फोर्सेस हमारे चार होते हैं। ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, वीक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, ये हमारे चार फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बारे में आप लोग भली बात ही जानते हो कि बहुत अच्छा 9, 10 से या 9, 10 से ही आप लोग को ये पढ़ने को मिल रहा होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी से आप लोग को बहुत अच्छे से पता है कि ग्रेविटी क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। ठीक है, बड़ी डिस्टेंस पे लगता है और क्या होता है कि फॉर्मूला इसका जानते होंगे आप लोग, -Gm1m2 अपॉन r² r कैप ऐसे, और वेक्टर फॉर्म में यही होगा तो क्या हो जाएगा -Gm1m2 अपॉन r³ वेक्टर r, क्योंकि हम लोग जानते हैं r कैप इज इक्वल टू तो वेक्टर r अपॉन r होता है, इसलिए ये हमारा वेक्टर फॉर्म है, ये स्केलर फॉर्म है। तो ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से सारी चीज़ें जानते हो, तो ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। जी का मान आप लोग याद कर लो। जी का मान क्या होता है 6.67 × 10⁻⁻8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर, ये डाइन में होता है, इसे CGS में मिलते हैं। ठीक है, CGS में मिलते हैं। और G इज इक्वल टू होता है 6.67 × 10⁻11, ये होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये हमारा MKS में होता है, जिसे हम लोग SI यूनिट भी कहते हैं। ठीक है, MKS और SI। तो ये हो गई G की वैल्यू। इससे ज़्यादा हमें ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में और कुछ नहीं पढ़ना है। हाँ, और चीज़ें हम पढ़ेंगे जब कंजर्वेशन पढ़ेंगे, तो कंजर्वेशन ऑफ फोर्स, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वो सब चीज़ें वहाँ पे पढ़ेंगे। बस फिलहाल के लिए फोर्स में आप लोग इतना जानें। दूसरी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, देखो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा दो मासेस के बीच में लगता है, m1 m2, दो मास से सेपरेटेड है r डिस्टेंस पे। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा चार्जेस पे लगता है। q1 एक चार्ज है, q2 दूसरा चार्ज है, r डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। और उस फोर्स का जिसे हम लोग कोलॉम्बिक फोर्स भी कहते हैं, कोलॉम्ब ने सबसे पहले बताया था। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम लोग कोलॉम्बिक फोर्स भी कहते हैं। अब इसका फॉर्मूला F इज इक्वल टू होता है, या F प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 अपॉन r² पे। ठीक है, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटता है तो K आता है, Q1 Q2 अपॉन r² आता है। अब ये K की एक वैल्यू होती है, कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 1/4π एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे एप्सिलॉन को कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन होता है तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये हो जाता है 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है, ये पूरी की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। वैल्यूज़ आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कि वैल्यूज़ क्या होती हैं। ठीक है, 9 × 10⁻9 होता है। और भी कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि एक कूलॉम, जैसे चार्जेस की यूनिट क्या कूलॉम होती है ना, तो एक कूलॉम बराबर कितना होता है। ठीक है, एक कूलॉम बराबर, यहाँ पे क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला खत्म हो जाता है कि 9 × 10⁻9 Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है। यहाँ पे r कैप लगा लो तो आप ये स्केलर फॉर्म में है, और अगर वेक्टर फॉर्म में आपको चाहिए तो 9 × 10⁻9 और Q1 Q2 r³ अपॉन वेक्टर r। सेम एज जैसे हमने इसमें पढ़ा था
तो वो पूरा उसी के जैसे है। यहाँ पे ये चीज़ हो गई। अब हम लोग पढ़ते हैं कि क्या होता है एक कूलॉम में कितना ESU होता है। तो आप लोग एक याद रखो, एक कूलॉम बराबर 3 × 10⁹ ESU। ESU मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। एक कूलॉम बराबर कितने ESU? 3 × 10⁹ ESU होता है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, मान लो इसी में हम मैग्नेटिक फील्ड वाला कॉन्सेप्ट भी लगा दें। मैग्नेटिक फील्ड में तो अगर हमारा चार्ज क्या है, देखो जब हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कब कर रहे हैं, जब हमारा चार्ज जो है स्टैटिक मतलब कोई मोशन नहीं कर रहा है, रेस्ट में है, तब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ेंगे, कूलम्बिक फोर्स पढ़ेंगे, ये सब चीज़ें जो हमने पढ़ी ना। ये दो चार्जेस आपके स्टैटिक होने चाहिए, मोशन नहीं कर रहे होते। और अगर मोशन करेंगे, कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो उस केस में हमारा क्या होगा, फॉर्मूला होगा F = QV क्रॉस B, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स, तो यहाँ पे जहाँ पे वेक्टर है आपको वेक्टर लगाना पड़ेगा। ये कैसे है, डेरिवेशन वगैरह आप लोग ने बहुत लॉरेंज फोर्स वगैरह का किया होगा, तो इस वजह से इसको बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं मुझे लग रही है। बस आप लोग ये जानो, क्योंकि हमारा पेपर तो ऑब्जेक्टिव ही होने वाला है, इसलिए ऐसे। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या आता है, एक टेस्ला यूज़ आता है। टेस्ला भाई यूनिट होती है, तो 1 टेस्ला = क्या होता है ये भी जान लें। 1 टेस्ला = होता है 10⁴ गॉस, ठीक है, 10⁴ गॉस। ये सब आप लोग बहुत अच्छे से याद रखना कि एक कूलॉम बराबर 3 × 10⁹ ESU, एक टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस। और क्या हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, इफ चार्ज इन ESU एंड मैग्नेटिक फील्ड इन गॉस देन फोर्स इन डाइंग। अगर डाइंग में फोर्स को बताना है तो कैसे बताएंगे, F = यहाँ पे एक और फॉर्मूला याद कर लो, Q/C V क्रॉस, ठीक है, CGS सिस्टम है, ये CGS है, ठीक है। डाइंग में आपको बताना है तो इस तरह से हम लोग बताएंगे, चार्ज और क्या कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड को रिलेट करते हैं, ठीक है। ये हमारा दूसरा हो गया। तीसरा हमारा क्या है, वीक फोर्सेस। देखो वीक फोर्सेस क्या होता है, वीक फोर्सेस असल में कुछ नहीं होता है। वीक फोर्सेस आपका पूरा डिपेंड करता है हमारे प्रोटॉन पे, ठीक है, प्रोटॉन पे और न्यूट्रॉन पे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे हमारा वीक फोर्सेस डिपेंड करता है, ठीक है। वीक फोर्सेस जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपको पता होगा, एक पहला एटम होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है ना। न्यूक्लियस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमारा आता है बीटा डीके, जहाँ बीटा प्लस डीके होता है और बीटा माइनस डीके होता है। आप लोग याद रखो, जब न्यूट्रॉन, याद रखो, जब न्यूट्रॉन चेंज हो जाएगा प्रोटॉन में, उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन भी निकलेगा और एक पार्टिकल निकलेगा जिसे हम लोग एंटी न्यूट्रिनो कहेंगे। तो वो रिएक्शन हमारी बीटा माइनस डीके होगी, बीटा माइनस डीके, ठीक है। न्यूट्रॉन किस में चेंज हो रहा है, प्रोटॉन में। प्रोटॉन के साथ साथ इलेक्ट्रॉन उसमें से इमिट हो रहा है, ठीक है, और एक पार्टिकल निकलेगा जिसे हम लोग कहेंगे एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम लोग कहेंगे बीटा डीके, बीटा माइनस डीके, ठीक है। एक चीज़ और यहीं पे बताते हैं, चलो। अगर हमारा देखो प्रोटॉन है, ठीक है, प्रोटॉन अगर न्यूट्रॉन में चेंज कर रहा है प्लस एक पॉजिट्रॉन निकल रहा है, पॉजिट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन चेंज हो रहा है न्यूट्रॉन में, साथ में पॉजिट्रॉन इमिट कर रहा है और एक न्यूट्रिनो पार्टिकल निकाल रहा है, न्यूट्रिनो। तो ऐसे रिएक्शंस को कहते हैं हम लोग बीटा प्लस डीके, ठीक है। बीटा माइनस बीटा प्लस समझ लो। न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में बदलेगा, साथ में इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा और एक पार्टिकल जो कि एंटी न्यूट्रिनो होगा, तो बीटा माइनस डीके। प्रोटॉन अगर न्यूट्रॉन में बदलेगा, साथ में पॉजिट्रॉन इमिट करेगा न्यूट्रिनो के साथ, उसे बीटा प्लस डीके कहा जाएगा। और ये वीक फोर्सेस होते हैं, इनमें जो मतलब इंटरेक्शन हो रहा है, ये जो फोर्स हो रही है, ये बहुत वीक फोर्सेस होते हैं। साथ ही साथ बहुत ही शॉर्ट रेंज होते हैं, इनका रेंज बहुत शॉर्ट होता है और
इट एक्सपीरियंस ओनली इनसाइड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा, इसलिए वीक फोर्स है, शॉर्ट रेंज फोर्सेस है, इससे ज़्यादा वीक फोर्सेस में और कुछ नहीं है। ठीक है, बस इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट आता है बीटा प्लस डी के, बीटा माइनस डी के। होप सो आप लोगों ने ये समझा होगा। अब बात करते हैं न्यूक्लियर फोर्स की। फिलहाल तो जब हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे तब ये सब चीज़ों को और अच्छे से पढ़ेंगे, बट यहाँ पे हमारा कितना मैकेनिक्स में यूज़ है बस इतना आप लोग जानो कि असल में फोर्स होते कितने टाइप के हैं। तो न्यूक्लियर फोर्स हमारा क्या होता है, ये भी होता है शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। ठीक है, इसकी रेंज कितनी होगी 10⁻⁻15 मीटर, या इसे एक फर्मी भी कहते हैं। ठीक है, एक फर्मी भी कहते हैं 10⁻⁻15 मीटर। शॉर्ट रेंजेस फोर्स होता है। और क्या होता है न्यूक्लियर फोर्स, ये न्यूक्लियस के अंदर का फोर्स है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सॉरी, जो न्यूक्लियर के अंदर लगने वाला फोर्स है वो न्यूक्लियर फोर्स है। इसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं होता है, क्योंकि सारा न्यूक्लियस के बारे में जितनी भी स्टडी की गई है एग्जैक्ट स्टडीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी बाई कैलकुलेशन एक फॉर्मूला निकाला जाता है 1/r²1⁻⁻r0। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला ये न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। वीक फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो ये सारी फोर्सेस की आप लोग स्टडी अच्छे से कर लीजिएगा। जितना मैंने बताया है वो शायद उसमें से कुछ क्वेश्चन आ जाएं। ये बस कूलॉम क्या है, टेस्ला क्या है, ये सब आप लोग थोड़ा याद रखिएगा। बीटा डी के क्या है, बीटा प्लस डी के क्या है, ये आपका रिलेशन, इसकी रेंज कितनी होती है, ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम के बारे में। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या है, जो न्यूटन्स लॉ को होल्ड नहीं करेंगी वो नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझते हैं, अगर हमें मान लीजिए हमें बताना है किसी पार्टिकल किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन बताना है, हमारा ऑब्जर्वर जो है क्या कहते हैं मोशन कर रहा है, हमारा ऑब्जर्वर मोशन कर रहा है। तो जब हमारा ऑब्जर्वर मोशन करेगा, ठीक है, ऑब्जर्वर मोशन करेगा तो वहाँ इनर्शियल फ्रेम नहीं लगा सकते। ठीक है, उसे हम इनर्शियल फ्रेम नहीं कह सकते। ऑब्जर्वर हमारा हमेशा इनर्शियल फ्रेम में रेस्ट में होना चाहिए। तो अब चलो नॉन इनर्शियल फ्रेम में बस इतना जानो कि आपका न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं होता। मान लीजिए एक लिफ्ट है, ठीक है, ये एक लिफ्ट है। लिफ्ट में एक स्प्रिंग से ये कोई मास m का कोई हमारा ऑब्जेक्ट है, ये रखा हुआ है। ठीक है, लिफ्ट के अंदर मास m का कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और हमें बताना है, यहाँ पे हम खड़े हैं तो क्या हमें इसमें लगने वाला फोर्स बताना है, टेंशन बतानी है, कुछ भी बतानी है। तो हमारे लिए क्या होगा, हमारे लिए ये वाला मोशन करेगा, ये मास वाला m वाला जो ऑब्जेक्ट है ये मोशन करेगा। क्यों? क्योंकि पूरी लिफ्ट मोशन में है, लिफ्ट मोशन में है और हम भले स्टैटिक हैं। अब यहाँ से देखेंगे तो हम इनर्शियल फ्रेम है। ठीक है, यहाँ ये हम मान रहे हैं क्योंकि हम तो रेस्ट में, हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे इनर्शियल फ्रेम के ये हमारा ये मोशन कर रहा है। ठीक है, मान लो दूसरा हम कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पे एक लिफ्ट है, कोई मास m रखा है। अब हम लिफ्ट के अंदर आके बैठ गए, अब हमें इसके बारे में बताना है तो हम क्या करेंगे, अब हम कहेंगे कि ये वाला मास m वाला जो ऑब्जेक्ट है ये रेस्ट में है, क्योंकि मूव तो लिफ्ट कर रही है, तो लिफ्ट के साथ साथ हम भी मूव कर रहे हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में हमारा ये रेस्ट में है। तो इस केस में हम लोग कहेंगे कि जो ऑब्जर्वर है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपका ऑब्जर्वर जो है मूव करता है। ऑब्जर्वर का भी एक मोशन होता है, एक एक्सेलरेशन होता है, जिसे हम लोग कहते हैं, जिसके जब फोर्स निकालना होता है तो वहाँ हम लोग सूडो फोर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं।
तो स्यूडो फोर्स कुछ और नहीं है, स्यूडो फोर्स हमेशा याद रखिएगा, स्यूडो फोर्स जो होता है वो हमेशा नॉन इनर्शियल के लिए होता है, नॉन इनर्शियल के लिए अप्लाई किया जाता है। तो जिस भी डायरेक्शन में हमारा फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स लगता है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो F इज टू माइनस ऑफ m होगा। अगर फोर्स हमारा डाउनवर्ड है तो स्यूडो फोर्स अपवर्ड लगेगा। अगर देखिए इस वाले केसेस में अगर इसका फोर्स वगैरह हमको निकालना होता, नेट फोर्स निकालना होता, टेंशन निकालना होता, तो यहाँ पे हम लोग स्यूडो फोर्स नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि हम इनर्शियल फ्रेम में हैं, तो उसको कैलकुलेट हम लोग अलग तरीके से करते हैं। बट अगर हम लोग इस लिफ्ट के अंदर चले गए, हम मोशन करने लगे तो हम लोग नॉन इनर्शियल में आ गए, तो यहाँ पे हम लोग स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट यानी कि फिक्शियस फोर्स का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो अगर मान लीजिए इसी को अगर कंसीडर करें तो एक मान लीजिए ये कोई मास m का कोई चीज़ जो है नीचे लटक रही है, ठीक है, मास m है इसका, मान लिया हमने। तो यहाँ पे एक लिफ्ट है, हाँ लिफ्ट है, हम लिफ्ट के अंदर हैं, तो यहाँ पे पहले तो एक mg फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, है ना, एक भाई, क्योंकि ग्रेविटी का भी तो एक फोर्स होता ही है। और स्यूडो फोर्स क्या होगा, स्यूडो फोर्स आप बताओ, ये नीचे लिफ्ट ऊपर जा रही है ना, लिफ्ट आपकी ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है, इस पर डिपेंड करेगा स्यूडो फोर्स ऊपर लगेगा कि नीचे लगेगा। अगर देखो आपकी लिफ्ट ऊपर जा रही है, लिफ्ट ऊपर जा रही है, एक्सेलरेशन ऊपर है, तो स्यूडो फोर्स हमारा नीचे लग जाएगा, ठीक है। अगर लिफ्ट नीचे आ रही है, एक्सेलरेशन नीचे है, तो स्यूडो फोर्स किधर लग जाएगा, ऊपर लग जाएगा। तो स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट यही है, इसी तरीके से निकाला जाता है स्यूडो फोर्स को। तो होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा कि स्यूडो फोर्स क्या है। स्यूडो फोर्स पे, फिक्शियस फोर्स पे एक क्वेश्चन लेते हैं, शायद उससे और अच्छे से समझ में आए। तो ये क्वेश्चन मैंने अपनी कॉपी में कर रखा है, मैंने बताया था कि इससे भी कुछ क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करवाऊँगी ताकि अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएँ। तो चलो फिक्शियस फोर्स को समझने के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। तो देखो स्यूडो फोर्स या फिक्शियस फोर्स जो हमारा है, तो इसमें हमको करना क्या है, कैलकुलेट द फिक्शियस फोर्स एंड टोटल फोर्स, फिक्शियस फोर्स भी निकालना है और टोटल फोर्स भी निकालना है, एक्टिंग ऑन फ्रीली फॉलिंग बॉडी ऑफ मास 20 kg विद रेफरेंस टू अ फ्रेम मूविंग विद डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ 6 m/s, 6 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर। मतलब कि एक हमारा देखो, एक हमारा ऑब्जेक्ट है 20 किलोग्राम का है, 20 किलोग्राम से डाउनवर्ड वो मूव कर रहा है, डाउनवर्ड है ना, डाउनवर्ड ऐसे मूविंग विद डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है। तो पहली बात तो डाउनवर्ड है, तो अगर नीचे ही आ रहा है तो ग्रेविटी अब -mg होगी, एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो लगेगा, -mg होगा। और स्यूडो फोर्स क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इधर माइनस का ma लगेगा, क्योंकि हमने बताया अगर ये डाउनवर्ड है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो स्यूडो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो स्यूडो फोर्स का हम लोग ने फॉर्मूला भी जाना, F इज माइनस का ma, है ना, ये फॉर्मूला भी हम लोग ने जाना। तो अब बस सबसे पहले हम लोग क्या ग्रेविटी वाला फोर्स निकाल लेते हैं। तो Fy इज हम लोग मान कर दे रहे हैं -mg, क्योंकि नीचे आ रही है तो माइनस का mg, m क्या है, माइनस का m क्या है 20 kg, और हम लोग g को मान ले रहे हैं 10, ठीक है, g को मान ले रहे हैं 10। आप 9.8 से करो तो ज़्यादा एक्यूरेट आंसर आएगा, बस आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन लिया। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 200 न्यूटन नेगेटिव के साथ, मतलब नेगेटिव यानी कि डाउनवर्ड ये जा रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है। और फिक्शियस फोर्स की अगर बात करें तो माइनस का ma, तो ऊपर है। पहली बात तो देखो एक्सेलरेशन हमारा नीचे, क्योंकि हमारा ये क्या है डाउनवर्ड मूविंग है, हमें नेगेटिव एक्सेलरेशन लेना है तो माइनस का 6 लेंगे, है ना, और फॉर्मूला में तो नेगेटिव होता ही है, तो माइनस का 20 इंटू माइनस का 6 तो आ जाएगा 120, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो फिक्शियस फोर्स हो गया 120 न्यूटन, ठीक है, 120 न्यूटन। अब हमारा देखो हमें क्या निकालना था, कैलकुलेट द फिक्शियस फोर्स यानी स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स हमारा आ गया 120 न्यूटन, और टोटल फोर्स निकालना है। तो टोटल फोर्स कैसे निकालेंगे, दोनों को, एक नीचे है एक ऊपर है, अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, देखिए Fi कितना आया है -200 और ये आया 120, दोनों को ऐड करेंगे तो -80 न्यूटन, -80 न्यूटन आपका टोटल फोर्स आ गया।
और फिक्स्ड फोर्स की वैल्यू ये हो गई। तो इस तरीके से हम लोग फिक्स्ड फोर्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी के और भी क्वेश्चन हैं उसको हम लोग आगे देखेंगे आगे वीडियो के लेक्चर में। तो सीडो फोर्स के बारे में बस इतना ही। इन नॉन इनर्शियल में ये एप्लीकेबल होता है। नॉन इनर्शियल में सबसे मेन चीज़ हमारा सीडो फोर्स ही है। इससे काफ़ी क्वेश्चन आपके आसान हो जाते हैं, इस वजह से मैंने इसको बताया। होप सो हमारा ये नॉन इनर्शियल का और फोर्स वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।